हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, आप लोग जानते हैं कि हमने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की है। तो गाइस, फाइनली आज हमारा क्या है कि एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न है जो मेडिवल हिस्ट्री ना, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो आइए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। क्या कल हम पढ़े थे कुमार गुप्त के बारे में ना। तो हमारा क्या, तो गुप्त साम्राज्य चल रहा था ना, गुप्ता एम्पायर चल रहा था ना। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त के बारे में आप लोग को सबके बारे में अच्छे से बता देते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, स्कंद गुप्त के बारे में। ठीक है गाइज, स्कंद गुप्त के बारे में, जो कि कुमार गुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे, स्कंद गुप्त बने थे। ठीक है ना। तो आइए गाइज हम स्टार्ट करते हैं स्कंद गुप्त। तो देखिए गाइज, भीतरी अभिलेख। तो गाइज भीतरी अभिलेख, ठीक है, भीतरी अभिलेख ना, हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था ना। तो देखिए गाइज, हुड़ों का आक्रमण जो था ना, हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था, स्कंद गुप्त के समय हुआ था ना। तो हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था ना। तो हमारा क्या है, भीतरी अभिलेख में क्या है कि हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था, स्कंद गुप्त के समय हुआ था। ठीक है, स्कंद गुप्त के समय हुआ था। ठीक है, फिर देखिए क्या, जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख ना, जूनागढ़ अभिलेख ना, स्कंद गुप्त के समय क्या कि हुड़ों को हराया था। क्या, स्कंद गुप्त ने हुड़ों को हराया था। तो देखिए, हुड़ों का मतलब क्या होता है ना, मलेच्छ कहा गया। तो हुड़ों को क्या कहा गया गाइज, मलेच्छ किया गया। क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया। ठीक है ना। तो देखिए, भीतरी अभिलेख में हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था। ठीक है, फिर जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त ने हुड़ों को हराया था। क्या, स्कंद गुप्त ने हुड़ों को हराया था। फिर स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुत्थान किया था। तो देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण तो मौर्य शासन काल में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका पुनरुद्धार किसने किया था, हमारा सुदर्शन झील का स्कंद गुप्त ने। क्या, स्कंद गुप्त ने। तो ये भी पूछता सुना, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, तो स्कंद गुप्त ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नया शैली। क्या गाइज, नई शैली। नई शैली हमारा क्या है, वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। क्या है, वृषभ शैली के सिक्के चलाए। ठीक है, किसके सिक्के चलाए, वृषभ शैली के सिक्के चलाए। ठीक है, फिर देखिए भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है ना, जो कि सती प्रथा का उल्लेख दिया है। क्या है गाइज, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में ना सती प्रथा का उल्लेख दिया है ना। तो जो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछता है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है ना। तो किसमें है, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में। किसमें है, एरड़ अभिलेख में ना। गाइज ये प्रश्न आ भी चुका है ना, किसमें, एरड़ अभिलेख में। किसमें, एरड़ अभिलेख में। ठीक है, एरड़ अभिलेख में। ठीक है, तो किसमें है, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख दिया है। ठीक है, फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक बना विष्णुगुप्त थर्ड। कौन है, तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय बना। तो गाइज, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक क्या था, विष्णुगुप्त तृतीय। कौन था, विष्णुगुप्त तृतीय बना। कौन बना, विष्णुगुप्त तृतीय बना। फिर देखिए, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर तो कौन सा है, देखिए, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर एमपी में। कहाँ है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर एमपी में। कहाँ, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है। ठीक है ना। फिर क्या है, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है, सतना एमपी में। कहाँ है, एमपी में सतना ना। तो तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और जबलपुर एमपी में है। फिर भूमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में है। तो सतना कहाँ पड़ता है, हमारा एमपी में पड़ता है। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या है, नचना नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कहाँ है, पन्ना एमपी में है। ठीक है, फिर देवगढ़ का देशावतार मंदिर गाइज ललितपुर यूपी में है। ठीक है, कहाँ है, ललितपुर यूपी में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूपी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी होम गार्ड के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का हमारा ललितपुर में। कहाँ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का हमारा ललितपुर में ना, यूपी के। फिर भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, कानपुर में। कहाँ है, भीतर गांव का मंदिर हमारा कहाँ है, कानपुर में ना। कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं गाइज, फाइनली बहुत लोग को याद होगा। ठीक है ना। तो आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए गाइज, क्या है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राजस किसकी, विशाख दत्त की। किसकी, विशाख दत्त की। तो देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राजस की, विशाख दत्त की। अब देखिए, ऋतु संहार, कुमार संवत, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, विक्रमवर्षियम, और उसके बाद क्या, रघुवंशम। मेघदूत किसका है, कालिदास का है। तो ये सब किसका है, कालिदास का है। ठीक है, किसका है, कालिदास का। ठीक है, फिर भी
संहिता एवं पंच सिद्धांतिका वार मिहिर की है। किसकी है? बी एस संहिता एवं पंच सिद्धांतिका किसकी? वार मिहिर की है। क्या? वार मिहिर की है ना। फिर आर्यभट्टियम किसकी है? और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की है। किसकी है? आर्यभट्ट की है। तो आर्यभट्ट की क्या है? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की है। ठीक है, आर्यभट्ट की है ना। फिर देखिए पंचतंत्र। पंचतंत्र किनकी है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किनकी है? विष्णु शर्मा की है। पंचतंत्र किनकी है? विष्णु शर्मा की। ठीक है, विष्णु शर्मा की क्या है? पंचतंत्र है। ठीक है ना, विष्णु शर्मा की क्या है? पंचतंत्र है ना। फिर देखिए नीति सार। नीति सार क्या है? कामंदक। क्या है? कामंदक है। क्या है? कामंदक किसको बोलते हैं? नीति कामंदक। कामंदक क्या है? नीति सार को बोलते हैं। किसको? नीति सार को कामंदक बोलते हैं ना। फिर देखो मृच कटिकम। मृच कटिकम किसके? शूद्रक की है। क्या है? मृच कटिकम किसके? शूद्रक की है ना। तो शूद्रक की क्या है गाइस? मृच कटिकम है। क्या है? मृच कटिकम किसके? शूद्रक की है ना। फिर न्यायावतार। न्यायावतार किसकी है? सिद्धसेन की। क्या है? सिद्धसेन की क्या है? न्यायावतार है। ठीक है। फिर योगाचार। योगाचार किसकी है? उसंग की है। क्या है? उसंग की है, योगाचार है। ठीक है, किसकी? उसंग की क्या है? योगाचार है। ठीक है। फिर देखिए ना नेक्स्ट क्या है गाइज हमारा, नेक्स्ट देखिए क्या है? धानेश्वर का पुष्य भूति वंश या तो वर्धन वंश ना। तो धानेश्वर का पुष्य भूति वंश या तो वर्धन वंश किसको कहते हैं? पुष्य भूति को। किसको बोलते हैं? पुष्य भूति का ना। तो धानेश्वर का पुष्य भूति वंश या तो वर्धन वंश किसको कहते हैं? पुष्य भूति को ना। तब धानेश्वर का पुष्य भूति वंश किसको बोलते हैं? पुष्य भूति को बोलते हैं। संबंध किससे है? वत्स्य जाति से। किसका संबंध है? वत्स्य जाति से। ठीक है, अब हम देखेंगे आज धानेश्वर का पुष्य भूति वंश वो देखेंगे। धानेश्वर का पुष्य भूति वंश ना। तो देखिए धानेश्वर का पुष्य वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य भूति है। कौन है? पुष्य भूति है। ठीक है, कौन है? पुष्य भूति है ना। संबंध इनका वैश्य जाति से है। सामंत क्या थे? गुप्तों का था। गुप्तों का सामंत था। गुप्त वंश में हुड़ों को आक्रमण के बाद स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। क्या कहते हैं? गुप्त वंश में हुड़ों के आक्रमण के बाद स्वयं को क्या स्वतंत्र कर दिए थे। अन्य शासक क्या थे? नंदवर्धन थे, राज्यवर्धन थे, आप प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है ना। कौन थे? नरवर्धन थे, राज्यवर्धन प्रथम थे, प्रभाकर वर्धन राजा बने। ठीक है ना। आदित्य वर्धन क्या थे ना? मौखरी शासक अवंती वर्मन का सामंत था। तो आदित्य वर्मन जो था वो क्या था? मोखरी शासक अवंती वर्मन का समान था। तो गाइज हमें फाइनली कि आप लोग को समझ में थोड़ा नहीं आएगा। ठीक है, बट आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हर चीज़ में इंटरेस्ट आए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में हर चीज़ आए ये ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम में कौन क्या चीज़ आ जाएगा हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, देखिए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन गाइज जो था, प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे ना। प्रभाकर वर्धन थे, यही से कहानी शुरू होती है गाइज। प्रभाकर वर्धन यहाँ से देखिए आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। क्या? प्रभाकर वर्धन है। तो प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे थे। कौन था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। कौन था? 3 बेटे थे, 3 संतान थे। 3 संतान थे। राजश्री इनकी बेटी थी, 2 बेटे थे। ठीक है, कौन था? राज्यवर्धन। 3 संतानें थी। ये 3 संतानें थी कौन? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। गाइस तीनों लोग का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोल है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्र प्रभाकर वर्मन ने अपनी बेटी जो राजश्री है ना, राजश्री की शादी मोखरी शासक अवंती वर्मन के पुत्र ग्रवर्मन के साथ कर दी थी। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि प्रभाकर वर्मन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी मुखर्जी के शासन की तो ग्रवर्मन के, या तो पूछेगा राजश्री किसकी बेटी थी। तो राजश्री किसकी बेटी थी गाइज? तो हमारी प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की बेटी कौन थी? राजश्री थी। ठीक है, तो किसके? अवंती वर्मन के पुत्र ग्रवर्मन के साथ कर दी। ठीक है, फिर देखिए देवगुप्त। देखिए गाइज क्या, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करता है गाइज ना कि देवगुप्त था। यहाँ पे कुछ कहानी आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए एक था देवगुप्त था और उसका मित्र था कौन? शशांक था ना। तो देवगुप्त और उसका मित्र शशांक ने मिलकर, और जो कि इनकी बेटी है ना राजश्री है ना, तो राजश्री की पति जो है कौन है? ग्रवर्मन। तो ग्रवर्मन की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ग्रवर्मन की हत्या कर देते हैं। तो उनका इसका जो भाई है राज्यवर्मन, तो राज्यवर्मन क्या करता है कि जो ये है कौन है? देवगुप्त। तो देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है, तो राज्यवर्मन
क्या करता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है ना। लेकिन जब शशांक को पता चलता है तो शशांक क्या करता है कि राजवर्धन की हत्या करके और उनके बहन को क्या करता है कि यहीं पे क्या करता है कि मतलब इनकी हत्या करके इसकी बहन को अपहरण कर लिए थे। ठीक है, अपहरण जब कर लिए थे इसके पति की, अपनी इसकी बहन की पति की हत्या करके अपहरण इसको बहन के कर लिए थे। तो जब अपहरण कर लिए तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया था। फिर इसको पता चला तो शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। ठीक है, तो वहाँ से वो जब मार दिया तो वहाँ से इनकी जो बहन थी वो भाग निकली। कौन थी, राजश्री जो थी वो भाग निकली। तो भाग निकली ना, तो वहाँ पे जब भाग निकली तो फिर गद्दी पे बैठा। गद्दी पे हमारा कौन बैठा कि हमारा गवर्नर हर्षवर्धन बैठे। तो हर्षवर्धन जब गद्दी पे बैठा तो अपने बहन को पता लगा अपने मित्र दिवाकर के साथ मिलकर। तो अपने बहन के बारे में अच्छे से पूरा जानकारी प्राप्त की। तो अपने बहन के बारे में जब पता लगा के आए तो बाद में उसने हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। ठीक है, तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या, तो प्रभाकर की बेटी पुत्री राजश्री की शादी मौखरी पुत्र आवर्तन वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन के साथ कर दी। ठीक है, फिर देखिए देवगुप्त ने अपने मित्र शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। ग्रीवर्मन की हत्या कर दी, ठीक है ना, इसके पति की हत्या कर दी और उसी समय राजश्री का अपहरण कर लिया। राजश्री इनकी पत्नी का इसकी हत्या करके इसकी पत्नी को क्या किया, अपहरण कर लिया। ठीक है, फिर राजवर्मन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। जो राजवर्मन था इसका भाई था जो बड़ा वाला, वो क्या कहते हैं, देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, देवगुप्त का मित्र शशांक जो शशांक था वो क्या किया ना कि राजवर्धन की हत्या कर दी और उसके बाद बोध वृक्ष कटवाया। तो गाइस देखिए जो शशांक था ना, तो पूछता है कि बोध वृक्ष कटवाने वाला कौन सा शासक था, तो कौन सा शशांक था, कौन था शशांक। तो बोध वृक्ष जो बहुत ही बोधि वृक्ष ना, तो जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्या, बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष कौन कटवाया था, तो बोधि वृक्ष कटवाया था कौन, हमारा बोधि वृक्ष कटवाया कौन, हमारा शशांक। कौन कटवाया, बोधि वृक्ष कौन कटाया, शशांक। कौन कटाया, शशांक। ठीक है, शशांक कटवाया। ठीक है, बोधि वृक्ष कटवाने वाला कौन था, शशांक था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइज क्या कि शशांक ने हर्षवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, तो उसके बाद गद्दी पे कौन बैठे, शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद गद्दी पे बैठा उनका दूसरा का बेटा कौन था, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे 606 से 647 ईस्वी तक ना। इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। तो क्या इनकी पत्नी कौन थी, दुर्गावती थी। कौन थी, दुर्गावती। इनकी पत्नी कौन थी, तो दुर्गावती। तो पूछेगा दुर्गावती किनकी पत्नी थी, तो हमारी हर्षवर्धन की पत्नी थी। क्या, दुर्गावती थी। तो दुर्गावती किनकी पत्नी थी, हर्षवर्धन की पत्नी थी ना। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठने वाले कौन थे, राजा थे, कौन, हर्षवर्धन थे ना। हर्षवर्धन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके बाद देखिए हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। क्या किया, हर्षवर्धन ने शशांक की क्या कर दी, हत्या कर दी। जब शशांक की हत्या कर दी और उसके बाद अपने बहन को पता लगा। अब इसका जो बड़ा भाई था राजवर्धन की हत्या तो शशांक ने की थी, पर शशांक की हत्या किसने कर दी, मतलब कि हर्षवर्धन ने कर दी। ठीक है ना, फिर अपने मंत्री था उनका दोस्त था ना दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोजा। फिर साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। तो जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, हमारा साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 616 ईस्वी में नर्मदा नदी युद्ध हुआ। क्या हुआ था, नर्मदा नदी युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के समय हुआ था। तो हर्षवर्धन के उस समय क्या हुई, पराजय हो गई थी। आप पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ था, जीत गया था। ठीक है ना, फिर देखिए गाइस हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में देखते हैं। तो हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में देखते हैं। तो हर्षवर्धन ने राजधानी क्या बनाई थी, बहन राजश्री के कहने पर। जो बहन इनकी थी, बहन राजश्री के कहने पर थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बनाई। क्या है, थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने क्या किया ना कि हर्षवर्धन ने राजधानी बहन अपने राजश्री के कहने पर कन्नौज की राजधानी बनाई। ठीक है, और इसके बाद इसको कौन कौन सी उपाधि मिली थी ना, तो गाइस तो बहुत है। उपाधि के बाद देखते हैं। तो परम भट्टारक कौन है, परम भट्टारक क्या इनको उपाधि मिली थी। महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। किसका, परम भट्टारक की उपाधि मिली थी, महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, फिर परम भागवत की उपाधि मिली थी। तो किसकी किसकी उपाधि मिली थी, परम भागवत की, फिर महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, फिर उसके बाद परम भागवत की उपाधि इनको क्या हुई थी, मिली थी। ठीक है, उसके बाद के दरबार में वेनसांग आया था। किसके, तो देखिए आप लोग को एक मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ होम गार्ड का, तो उसमें बताता हूँ बार बार। हर्षवर्धन, वेनसांग।
तो आप लोग को क्या हुआ, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, वेनसांग आया था। कौन आया था, वेनसांग आया था, ठीक है ना, वेनसांग आया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, वेनसांग आया था, ठीक है। और हर्षवर्धन को शिलादित्य का, किसने कहा, शिलादित्य का। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता कि शिलादित्य हर्षवर्धन को किसने कहा था, वेनसांग ने कहा था। तो फिर ये पूछेगा कि शिलादित्य किसको कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, शिलादित्य कहा जाता है, ठीक है गाइज। फिर देखिए हर्ष क्या है हमारा, कि हर्षवर्धन के अधीन 5 राज्य थे। क्या थे, हर्षवर्धन के अधीन क्या थे, 5 उत्तरी इंडिया के राज्य थे ना, उत्तरी भारत के राज्य थे, 5 राज्य थे। कौन कौन थे, पंजाब, कन्नौज, मिथिला, गौड़ वेस्ट बंगाल का, उसके बाद उड़ीसा। तो हर्षवर्धन ने शासन किया था, शासन किया था किस पे, इन्हीं पे, 5 राज्य थे इसके अधीन थे, ठीक है। फिर हर्षवर्धन ने पुत्री का विवाह वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था, वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया था, ठीक है गाइज। उसके बाद क्या, हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया। क्या किया, हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया। फिर बुद्ध का दांत कश्मीर से लेकर कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित कराया, ठीक है। फिर दो महासभा अपनाई, कौन, प्रयागराज, कन्नौज, कौन, प्रयागराज और कौन, कन्नौज। कुंभ मेले की शुरुआत किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। मतलब कि कुंभ मेले की शुरुआत, जो कि गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा था कौन सा महाराजा ने, कौन था वो शासक था, कौन सा वो राजा था जिसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, तो कौन था, हमारा हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन। कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। तो कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। कौन है, हर्षवर्धन ने। तो कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। कुंभ मेले की शुरुआत किया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। फिर देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु कितने, 647 ईस्वी में हो गई, ठीक है। फिर देखिए क्या है, दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि बाल भट्ट क्या थे, हर्षचरित कादंबरी लिखे थे। तो हर्षचरित रचना के लेखक कौन है, हमारे इनके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कौन थे, बाल भट्ट ना। तो बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ना। तो बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो कि क्या लिखे, हर्षचरित लिखे, कादंबरी लिखे, ठीक है। 3 नामक संस्कृत में लिखे, क्या, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। कौन कौन से, श्रेय किसको, धावक नामक कवि को दिया, ठीक है। शिव एवं सूर्य की पूजा करता था, किसका, शिव एवं सूर्य की पूजा करता था, किसका, शिव एवं सूर्य की पूजा करता था। वेनसांग की संगत में आने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया गया। तो क्या क्या, वेनसांग की संगत में आने के बाद, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया, किसको, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया, ठीक है। अब गाइस देखिए वेनसांग क्या है ना, अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लिया, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, दरबार में आया था वेनसांग ना। तो क्या है, वेनसांग आया था। तो वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो कितना, 630 से 645 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासन काल में आया, ठीक है। आया किसके, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था वेनसांग, ठीक है। यात्रा का विवरण क्या है, सीयूकी में अपनी यात्रा का, तो वेनसांग की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, क्या, सीयूकी। तो सीयूकी कौन लिखा है, वेनसांग। कौन है, सीयूकी कौन लिखा है, वेनसांग लिखा है, ठीक है। कौन लिखा है, वेनसांग लिखा है ना। तो अपनी यात्रा का, जो कि यात्रा का वर्णन किसमें किया, शिवकी नामक पुस्तक लिखी है, उसमें अपना वर्णन किया ना। अन्य नाम इसका क्या था, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है ना। तो यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है, हमारा वेनसांग को बोला जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है, हमारा वेनसांग को बोला जाता है ना। वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है, क्या, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। शिवकी ग्रंथ में अपने यात्रियों का विस्तृत ग्रंथ किया है ना। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग को लास्ट क्लास से, ठीक है। उसे जाते जाते एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है, हमारा हर्ष वेनसांग है। कौन है, वेनसांग ना। तो वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो गाइज फाइनली हम क्या किए यहाँ पे, एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ, एशियन हिस्ट्री हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई, ठीक है। क्या हुआ, हमारा एशियन हिस्ट्री क्या होगी, प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, मध्यकालीन इतिहास ना। तुम क्या, मीडियल
मीडियल हिस्ट्री के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे गाइज, जो कि अकबर अरबों का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमको लगा 10 से 15 दिन तक हमें लगा 8 से 9-10 दिन तक लगेगा। इसको भी कंप्लीट करेंगे। 5 से 6 दिन मध्यकालीन कंप्लीट करेंगे। नहीं, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे। इससे क्या हिस्ट्री हमारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा 10-12 दिन में हमारा पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक यूपी जी के स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रेटेजी के स्टार्ट करेंगे। ये दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यूपी पुलिस और होमगार्ड के एग्जाम के लिए, ठीक गाइज। तो हम ये 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बचेगा हमारा कौन सा, एक इकोनॉमी और एक जियोग्राफी। तो उसको भी हमें अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या है कि हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ। हमारा है मध्यकालीन इतिहास, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।